नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 और इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर और ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाओं की, क्रिटिसिज्म की। फिर बात करेंगे जो आलोचना है वो कितनी सच है कितनी नहीं, और फिर कुछ जो सीमाएं हैं, कुछ जो डिमेरिट्स रहे हैं भारत के संविधान के, उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, आलोचना या क्रिटिसिज्म। आलोचना का मतलब एक तरीके से ये होता है कि किसी दस्तावेज में, किसी व्यक्ति में कुछ कमी निकाल करके उसकी बुराई कर देना। ठीक है, यार ये व्यक्ति तो ऐसा है, तो उस व्यक्ति की आलोचना हो रही है। आलोचना या क्रिटिसिज्म हर व्यक्ति का होता है, हर व्यक्ति का होता है जीवन में। चाहे आप देख लीजिए, जो व्यक्ति ज्यादा अच्छे काम करता है उनका तो कुछ ज्यादा ही क्रिटिसिज्म होता है, कुछ आलोचनाएं होती है। तो आलोचना किसी दस्तावेज की भी हो सकती है, किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। यहाँ पे जो आलोचना करी गई है वो भारत के संविधान की करी गई है। भारत के संविधान पर संविधान सभा में से भी कुछ लोगों ने कुछ बातें कही कि ये जो प्रावधान ऐसे करे गए, प्रावधान सही नहीं है। और समय समय पर कुछ लोगों ने भी बार बार में आलोचनाएं करी कि ये जो संविधान में ये जो प्रावधान है ये ठीक नहीं है। तो समय समय पर आलोचनाएं संविधान की होती रही, बहुत सारी आलोचनाएं होती है। परंतु आज के इस लेक्चर में हम लोग मुख्यतः 3 जो आलोचनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। और वो 3 आलोचनाएं कौन सी हैं, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं, इनमें से 3 पर यहाँ संक्षेप में चर्चा करी जाएगी। तो भारत के संविधान में कई आलोचना है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म करे गए हैं, ठीक है, परंतु हम 3 पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहली, ये संविधान अस्त व्यस्त है। तो काफी लोगों का ये मानना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अस्त व्यस्त है, सही से पूरा सही नहीं है, व्यस्त नहीं है, ये अस्त व्यस्त कर रखा। कैसे है वो जानेंगे। इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। सबकी नुमाइंदगी का मतलब है सबका प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि यहाँ पर जो चुना गया था वो डायरेक्ट जनता ने तो चुना नहीं था। किसने चुना था आप लोगों को पता है, चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। देखेंगे ये बात सत्य है या नहीं। ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारत के संविधान पर एक बहुत बड़ा जो आलोचना करी जाती है वो यही है कि भारतीय संविधान भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। मतलब जैसा भारत का कल्चर रहा है, भारत की इतिहास रहा है, उस हिसाब से भारत का संविधान नहीं है। ये बिल्कुल जो पश्चिमी देश है उन देशों का संविधान बनाया गया है। और काफी बार लोग ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान नकलची संविधान है, नकल कर करके बनाया गया है, ठीक है, और विदेशी संविधान है। तो ये आरोप कितने सत्य हैं कितने नहीं, आज के लेक्चर में जानेंगे। एक एक करके जानते हैं। पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी और फिर इसकी। ये संविधान अस्त व्यस्त है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। तो इसके पीछे एक धारणा जो काम करती है वो ये कि एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक टाइट, जिसमें बिल्कुल संविधान वाले जो प्रावधान हो बिल्कुल व्यवस्थित हो और बिल्कुल टाइट होना चाहिए। टाइट का इन द सेंस अभी हम आगे देखेंगे कि अमेरिका का भी जो संविधान है वो भी कसे हुए दस्तावेजों के रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में हो। तो अमेरिका जैसे देश के लिए भी ये सच नहीं है। और देखिए, इंडिया में क्या है कि हम जल्दी से जो कंपैरिजन करने के लिए भागते हैं वो अमेरिका की तरफ भागते हैं। मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कहा है और मैं वापस कहता हूँ, हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। अमेरिका का संविधान जिन परिस्थितियों में बना उनकी परिस्थितियां अलग है, हमारा संविधान जिन परिस्थितियों में बना हमारी परिस्थितियां अलग है। अमेरिका ने जो प्रावधान रखे वो अमेरिका की परिस्थितियों के हिसाब से रखे। भारत के संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान डाले हैं वो भारत की परिस्थितियों के हिसाब से डाले हैं। तो परिस्थितियों के हिसाब से काम करना जरूरी है कि कंडीशंस क्या रही हैं। तो भाग करके हमें जल्दी से अमेरिका या किसी देश से तुलना नहीं करनी चाहिए। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेज को भी शामिल किया जाता है। तो देखो, हर देश का जो संविधान है एक दस्तावेज तो होता ही, एक डॉक्यूमेंट तो है ही, परंतु उसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, देखो जब हम बात संविधान की करते हैं, जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली जो क्या इंक्लूड करा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंक्लूड करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, किसी किसी देश में कर्तव्य की बात करी गई है, ठीक है, जो ड्यूटीज है उनकी बात करी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए संविधान बनाया जाता है वो होता है सरकार का गठन। सरकार का गठन होना और सरकार पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है ये, या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आप कह सकते हैं कि शासन के अंगों के लेकर के संविधान मुख्यतः होता है। शासन के अंग को लेकर के संविधान होता है। अब
ये तो संविधान वाली बातें हैं, परंतु कुछ संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जा सकता है। अब आप भारत के संविधान में देखिए काफी कुछ चीजें अलग हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग को जोड़ा गया है, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, और जो राज्य की सेवा आयोग होती उनको जोड़ा गया है। पिछड़े वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए विशेष प्रावधान करे गए हैं। राज्यों की सांस्कृतिक ऐतिहासिक को बचाने के लिए विशेष प्रावधान करे गए हैं। तो काफी चीजें और भी ऐड करी गई है, जो संवैधानिक हैसियत वाली है उनको भी संविधान में ऐड करा गया है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। ये अमेरिका की बात हो रही है कि पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य, ठीक है, या कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहते हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे वक्तव्य या कुछ ऐसी बातें जो हों वो जो संविधान है उससे बाहर मिले। तो संविधान से बाहर मिलने का मतलब जैसे भाई अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के में कुछ नहीं डाला गया हो तो वो और बाहर हो, पर संविधान में नहीं हो, पर उसका अलग से, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है तो उसकी संविधान में चर्चा ना करी हो, ऑर्डिनरी बेस से बिल के थ्रू या गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बना रखा हो, पर संविधान में चर्चा ना हुई हो। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यूरो और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। परंतु भारत के संविधान ने क्या करा है, ज्यादातर चीजों को एक ही संविधान के अंदर समेट लिया है। उन्होंने जो कुछ डालना था उसी संविधान में डाल दिया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखित संविधान है। उदाहरण के लिए देखें, बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो आप बहुत से देशों का जब संवैधानिक दस्तावेज देखेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट उनका देखेंगे तो चुनाव आयोग के बारे में वहां पर जिक्र नहीं करा गया है, लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र नहीं करा गया है। परंतु लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। तो आप अच्छे से पढ़ चुके, आप चुनाव आयोग के बारे में पढ़ चुके हो, लोक सेवा आयोग के बारे में तो आप अभी नहीं पढ़े हो, परंतु लोक सेवा आयोग के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि आपका सपना है लोक सेवा आयोग में जाना, यूपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, फिर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दोगे और फिर आप एक दिन आईएएस बन जाओगे, एक दिन आईपीएस बन जाओगे, और फिर आप हमें कॉल करोगे कि सर मैं आईएएस आईपीएस बन चुका हूं या बन चुकी हूं। दूसरा, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? तो अब आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या सच में भी आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? किस प्रकार से संविधान सभा के जो लीडर्स थे वो किस प्रकार से चुन करके गए थे? कौन सा सिस्टम हम लोगों ने उनको चुनने के लिए यूज करा था? वो आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अग्रणी तबके के थे। देखो, अब 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो चुका था। उस समय सार्वभौम मताधिकार नहीं था, ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। और ब्रिटिशर्स क्या है, प्रॉपर्टी वालों को, टैक्स वालों को, इन्हीं को ही वोट देने का अधिकार देते थे, सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। और संविधान सभा के जो अधिकांश जो सदस्य हैं वो समाज के अग्रणी तबके के लोग थे। अग्रणी तबके का मतलब हो गया, ठीक है, जो आगे के फॉरवर्ड लोग हैं, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, चाहे वो अमीर लोग हों, चाहे वो पुरुष हों, जो अग्रणी हैं, जो पिछड़े तबकों में नहीं आते हो, जैसे महिला हो गए, पिछड़ी जाति के लोग हो गए, गरीब हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो गए, ऐसे नहीं थे। यहां जरूरी है कि हम नुमाइंदगी को दो हिस्सों में फर्क करें। देखो, अब यहाँ पे नुमाइंदगी का मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, वो, ठीक है। तो दो हिस्सों में फर्क करेंगे, एक तो हम आवाज कह सकते हैं और दूसरा राय, ठीक है। एक तो हम बात कर रहे हैं वॉइस की, लोगों की आवाज, और दूसरा हम बात करते हैं लोगों के ओपिनियन की। दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस आई है? नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद की उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौम मताधिकार से। देखो, अब आवाज खुद में एक ऑटोमेटिकली एक इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और किसी की भी जो आवाज है, जो लोगों की पहचान है, वो लोगों की खुद की आवाज से ही होनी चाहिए, खुद की जुबान से ही होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि मेरी क्या बातें हैं, मेरी क्या समस्या है, मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता, ये मैं बताऊं। कोई मेरा मास्टर, कोई मेरा मालिक, कोई वो ना बताए कि देखो साहब मनीष को तो ये समस्या नहीं, मेरी क्या समस्या है वो मैं बताऊं। ये एक एग्जांपल दिया। तो वैसे ही जो लोगों की बात है वो लोगों के आवाज से ही होनी चाहिए, लोग क्या चाहते हैं वो ही होना चाहिए, लोगों के मालिक तय ना करें। तो अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें गैर नुमाइंदगी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, अब लोगों की आवाज, भाई जैसे आज हम ये कहते हैं कि इस पार्टी की सरकार बन गई, वो प्रधानमंत्री, लोगों ने चुना, लोगों ने चुना, ये लोगों की आवाज है, ये लोगों, जनता का फैसला है। क्यों? क्योंकि लोगों ने वोट दिया है और वोट देकर के चुना है। तो भाई आज जैसे मान लो मैं जिस पार्टी को वोट दे रहा हूं, मैं जिस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूं, उसको मेरी विचारधारा के अनुसार वो व्यक्ति है।
वो मेरा भला बुरा क्या सोचता है, समझता है, इस हिसाब से मैं वोट दे रहा हूं। मतलब मेरी आवाज को वो समझ रहा है, मैं अपनी आवाज बता पा रहा हूं कि सर हमारे ये समस्या, इस समस्या का सुधार होना चाहिए। बोले ठीक है करेंगे, हम आपको ही वोट दे देंगे, है ना ये बात। परंतु उस समय ऐसी बात नहीं हुई। उस समय मताधिकार नहीं था, सार्वभौम मताधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार था, जिसमें लोगों को, जिसका प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो एजुकेट हुआ करते थे, जो टैक्स देते थे, उन्हीं को ही वोटिंग का अधिकार था। और फिर वो लोग क्या करते थे, जो विधायिकाएं हुआ करती थी विधानसभा जैसी, उनमें लोगों को चुनकर के भेजा करते थे, फिर उन्होंने संविधान सभा में लोगों को चुनकर के भेजा है। तो सार्वभौम मताधिकार नहीं था, मतलब पूरी पब्लिक जो है उनकी आवाज नहीं सुनी गई थी। तो अगर हम आवाज की दृष्टि से देखें कि हाँ भाई नुमाइंदगी नहीं हुई, तो ये सही बात है, गैर नुमाइंदगी हुई है। मतलब हर व्यक्ति की आवाज नहीं पहुंच पाई क्योंकि उन्होंने तो वोट ही नहीं करा। काफी लोगों को तो यही नहीं बताता कि वोट होता क्या है और संविधान सभा बन रही है वो कर क्या रही है। तो गैर नुमाइंदगी रही। अगर लोग वोट करते तो कुछ उनको आइडिया होता। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। अब दूसरी अगर हम बात करें, ओपिनियन की बात करते हैं। अगर हम ओपिनियन की बात करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखो, गैर नुमाइंदगी इसलिए नहीं मिलेगी, पहली बात तो आप ये देखो कि संविधान सभा में ना हर तबके को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान सभा में सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष जाति के लोग रहे हो, किसी धर्म के लोग रहे हो, सबको, चाहे किसी को ज्यादा तो किसी को कम, सबको संविधान सभा में जगह दी गई है, सीटें दी गई हैं और सबको अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। तो मतलब हर समुदाय की एक तरीके से जो राय है, ओपिनियंस है, वो ओपिनियंस तो संविधान सभा में पहुंच ही रहे हैं। और पूरी संविधान सभा ने किसी एक तबके के लिए काम न कर करके सबके लिए काम करा है। एक एक तबके के बारे में सोचा है कि हाँ भाई इनका विकास करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो जो सबकी राय है लोगों की, आप देखो ओपिनियन, जैसे आज मेरा ओपिनियन क्या है भाई, मेरा विकास हो, तो मेरे विकास की तो बात हो ही रही है ना संविधान सभा में। भाई मेरे विकास, वो बात अलग है कि मैंने वोट दिया नहीं दिया, मैंने चुना या नहीं चुना, पर मेरे ओपिनियन तो जाहिर है, मेरा ओपिनियन तो भाई आज जैसे है, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में आज आपने वोट नहीं दिया, आप छोटे बच्चे हैं, परंतु अगर आपका मुद्दा है भाई एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमारे आसपास में बढ़िया खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, अगर वो बात आपकी लोकसभा में उठ रही है, मतलब आपका ओपिनियन, आपकी राय तो उठ रही है ना, आपकी आवाज ना सुनी गई हो, आपको वोट नहीं दिलाया गया, परंतु आपकी राय तो वहां पर जा रही है, आपका ओपिनियन तो वहां पर जा रहा है। तो यही बात संविधान सभा के साथ हुई थी कि चाहे लोगों ने ना चुना हो, परंतु लोगों की राय तो वहां पर पहुंच रही है, लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पहुंचा है। संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। तो हर किस्म की राय रखी गई है। यदि हम संविधान सभा में हुई जितनी भी जो डिबेट्स हैं, ठीक है, जो भी डिबेट्स हुई उनको अच्छे से पढ़े, जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं और उन पर अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग राय रखी गई है, ठीक है, जिसको जैसा लगता था वो राय उन्होंने रखी है। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए हैं। तो सदस्यों ने सिर्फ ऐसा नहीं व्यक्तिगत या कोई सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले उठाए, ठीक है, कि भाई मेरा व्यक्तिगत ये मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए, ये मेरे समाज का मुद्दा है, इस पर बात नहीं, बल्कि समाज के जो विभिन्न तबके हैं, अलग अलग जो वर्ग है, उनके लिए क्या फायदा हो सकता है, उनके लिए कैसे अच्छा हो सकता है, ऐसे हर मसले पर उन्होंने बात करी है और अपनी अपनी राय रखी है, ठीक है। तो अब दूसरे में हमने देख लिया भाई, पहले में हमने देखा अस्त व्यस्त है, तो अस्त व्यस्त वाली कोई बात नहीं, संविधान बिल्कुल सही है, नो डाउट। दूसरे में हमने जो बात करी, जो नुमाइंदगी वाली बात है, तो अगर हम आवाज की दृष्टि से देखें तो गैर नुमाइंदगी मिलेगी, परंतु राय की दृष्टि से देखें तो नुमाइंदगी हुई है, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व लोगों का हुआ है, मतलब हम मानते हैं कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ है। तीसरी बात करते हैं कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है, ठीक है, कैसे है आइए देखते हैं। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। तो लोगों का ऐसा कहना है कि इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है, ठीक है। वैसे हम देखते हैं कि हमने कितने संविधानों से अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो उठाए हैं, अलग अलग जो चीजें हैं वो उठाई हैं, तो पश्चिमी संविधानों से हमने काफी कुछ तो लिया है। और लोगों का कहना है कि सांस्कृतिक जो भावबोध है, जो भारत की जो संस्कृति है, उससे मेल नहीं खाता, मतलब सब कुछ पश्चिमी संविधानों के अनुसार है, सांस्कृतिक भावबोध जो भारत की संस्कृति उस जैसा कुछ भी नहीं है। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने ये बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्य पर गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्य पर गतिमति के अनुकूल नहीं है। तो लोगों का मानना है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, भारत की संस्कृति जैसी है वो जैसा संविधान नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो तीसरा वाला जो आरोप लगाया गया है, यह आरोप कितना सच है। क्या सच में भारत का संविधान विदेशी संविधान है?
यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारत का संविधान आधुनिक है और पश्चिमी भी है, अंशतः पश्चिमी, कुछ जो थोड़ा बहुत है आपको पश्चिमी देखने को मिलेगा, उसमें पश्चिम का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, पहली बात हम आधुनिकता की बात करें, आधुनिकता की बात में ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान में जितनी भी बातें जोड़ी गई हैं वो ऑलमोस्ट काफी समय से पूरी दुनिया में लागू हो रही है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की, हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, ये सब कुछ सारी जगह लागू हो रहा है, वो चाहे पश्चिम का मानो चाहे कहीं का भी मानो, वो संविधान में जोड़ना ही था। तो वो आधुनिकता का दर्शन है कि आधुनिकता के हिसाब से लोकतंत्र को संविधान में रखा गया है, मताधिकार को संविधान में रखा गया है, ये सब कुछ रखे गए। परंतु ये आधुनिकता या कुछ पश्चिमी भागों का ले लेना, इससे ये नहीं हो जाता कि पूरा भारत का संविधान विदेशी है। पहली बात तो यह कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। ठीक है, तो जो काफी भारतीय है उन्होंने चिंतन का सिर्फ और सिर्फ कोई आधुनिक तरीका अपनाया नहीं, बल्कि उसको माना भी है, उसको अपनाया भी है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। तो पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के लिए एक विरोध का तरीका था। ये कैसे था, ये पहले समझिए एक बार। राम मोहन रॉय ने इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और आज भी प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, जितने भी समाज सुधारक आपको भारत में देखने को मिलेंगे, ठीक है, उन समाज सुधारकों का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था कि जो समाज में कुरीतियां चल रही है, ये कुरीतियां दूर होनी चाहिए। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो जातिवाद की बात हो, चाहे वो बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा हो, चाहे वो बेटियों के साथ गलत हो रहा हो, कुछ विशेष जातियों के साथ गलत हो रहा हो, कुछ भी बात हो, ये जितनी भी जो सामाजिक कुरीतियां ये दूर होनी चाहिए। और सामाजिक कुरीतियों का जो आधार माना जाता है वो किसको माना जाता है कि भाई जो भारत के लोग हैं, जो समाज है यहाँ का, वो। और अब यहाँ का समाज कुछ इस प्रकार से गठित है कि वो इस प्रकार की ये जो गलत कुरीतियां हैं ये कर रहा है। तो अब इन सभी समाज सुधारकों पर क्या है कि पश्चिम का प्रभाव पड़ा है, पश्चिम की एजुकेशन का, ठीक है, जहां पर न्याय की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है। वो बात अलग है कि वो भी नहीं दे रहे, ठीक है, वहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं है वोटिंग का, वो सब एक अलग बात है। परंतु उस एजुकेशन का काफी प्रभाव पड़ा और लोगों को, भारत के लोगों को समाज सुधारकों ने ये कहा कि ये एजुकेशन आप लो, शिक्षा आप लो। आप जितने भी समाज सुधारक है ना, उनकी एक बड़ी विशेषता रही, चाहे राजा राम मोहन रॉय रहे हो, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, माता सावित्रीबाई फुले रही हो, डॉक्टर अंबेडकर रहे हो, पेरियार रहे हो, कोई भी रहे हो, किसी भी समाज सुधारक को आप उठा करके देख लीजिए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जाओ उठाओ और लड़ो। लड़ने के लिए किसी ने भी नहीं कहा, सबने यही कहा कि आप शिक्षा लो, आप पढ़ाई करो। अब पढ़ाई में कौन सी वाली पढ़ाई का जोर डाला है? वेस्टर्न एजुकेशन का विशेष करके जोर डाला है कि जो पश्चिमी शिक्षा है, जहां पे समानता की, न्याय की इनकी बात हो रही है, उसको डालो। उसको डाल करके जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, समाज में आप बात कर पाओगे कि ये ऐसा क्यों, वाई, हमारे साथ भेदभाव क्यों, महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों। और जब हम एक एजुकेशन ऐसी ले लेंगे, जो एजुकेशन लेने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम डिग्रियां ले लें, एजुकेशन लेने का अर्थ ये है कि हमें परिवर्तन आए, हमें चेंजेस आए। और चेंज क्या कि ना तो मैं खुद पर अत्याचार सहूंगा, ना किसी पर अत्याचार करूंगा। तो काफी समाज सुधारकों ने पश्चिमीकरण को अपनी परंपरा की बुराइयों का विरोध का एक तरीका माना कि जो हमारी ये जो परंपराएं हैं, इन बुराइयां हैं, इनके जो विरोध का एक तरीका है वो क्या है, पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन है। और इसकी प्रवृत्ति की शुरुआत किसने करी? राजा राम मोहन रॉय ने करी। और आज भी ये प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है, दलित इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ही ये बात जाहिर हो गई थी। देखिए, उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। देखिए, अब ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिशर्स भारत में आए और ब्रिटिशर्स जब भारत में आए और उन्होंने कुछ ऐसी कानून व्यवस्थाएं बनाई, ठीक है। अब कानून व्यवस्थाएं बनाई तो दलित ये जो तिरस्कृत है, ठीक है, जिनको बिल्कुल तिरस्कार कर दिया गया, जिनको सोसाइटी से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया, उन्होंने नए कानूनों को अपनाने में बिल्कुल भी वो हिचकिचाए नहीं, वो नए कानूनों को अपनाने में डरे नहीं। उन्होंने नए कानूनों को अपनाया, जहां पे सब चाहे विरोध कर रहे हो, परंतु वो नए कानूनों को अपना रहे हैं। और देखिए, वो नए कानूनों को क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आस जगी है कि भैया हमारे लिए कुछ हो रहा है, ठीक है। हजारों साल से जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, वो सोसाइटी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा है। तो अगर आज हमें कोई एक ऐसा कानून मिल रहा है जिसमें हम जमींदारों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जमींदारों से लड़ सकते हैं, हमारी जमीनें निकलवा सकते हैं, तो फिर ये कानून हमारे लिए बेहतर है। तो दलितों ने, उत्तर भारत के जो तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले जो दलित है, उन्होंने नए कानूनों का सहारा लिया। इस तरह आधुनिक
कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, ठीक है। और आधुनिक जो कानून है उनका सहारा लेकर के, ठीक है, लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए, ठीक है, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और जस्टिस के लिए उन्होंने जो कोर्ट है, अदालत है, उसका दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग करी है, ठीक है। और जैसे इसमें किताब में ही एक बात लिखी गई है कि जैसे कि आप हर नुक्कड़ पे या हर चौराहे पे आपको डॉक्टर अंबेडकर की एक मूर्ति देखने को मिलती है जिनके हाथ में संविधान है, ठीक है, और संविधान है और हमेशा उनका हाथ ऊपर की तरफ होता है, संसद की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो दर्शा रहे हैं कि भाई संविधान के द्वारा जो समुदाय है वो सब क्या है, अपने अधिकारों के लिए, उनके लिए आवाज़ लड़े। और देखिए, समाज सुधारकों की एक विशेषता ये भी रही कि उन्होंने कभी ना तो लड़ाई के लिए कहा कि भाई आप जाइए उस समुदाय से लड़ लीजिए, ठीक है, या ऐसा कर लीजिए। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और कानूनी जो रास्ता है ना, कानूनी रास्ता ही अपनाया है। और एक कहानी है कि कहानी नहीं है, रियलिटी है, 1927 की बात है, 1927 की बात है, जब उस समय में दलितों को, पिछड़ी जाति के लोगों को तालाब से पानी पीने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने समर्थकों के साथ उस तालाब से पानी पीते हैं, परंतु जो ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तालाब पीने से अछूत हो जाएगा, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पे और उनके समर्थकों पर पत्थर भी फेंके, लाठियां भी चलवाए, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने किसी को भी ये नहीं बोला उठाओ लाठी और जाओ लड़ो, नहीं, उन्होंने कोर्ट के द्वारा मुकदमा लड़ा और फाइनली कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई सब वहाँ से पानी पी सकते हैं। और देखिए, एक्चुअल में स्ट्रगल, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, संघर्ष। और आज उस तालाब के बीचों बीच में डॉक्टर अंबेडकर का स्टेचू लगा हुआ है, ठीक है। जिस तालाब के पास में खड़े होने पर लोगों ने उनके पत्थर बरसाए थे, आज उसी तालाब के बीच में उनका स्टेचू बनाया गया है। ये एक्चुअल में सच में सक्सेस है। अब जिन्होंने पत्थर मारे हों, जिन्होंने सहे हों, कुछ भी हो, आज सब उस प्रतिमा को प्रणाम करते जाते हैं। तो मैं यहाँ से ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि सामाजिक स्थितियाँ कुछ भी रहें, आप गरीबी में पल रहे बड़े हैं, आपको समाज ने बहिष्कार कर रखा हो, कुछ भी हो, अगर आपने मन में ठाना है कि आप सफल बनना चाहते हैं तो आप सफल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं। सोसाइटी आपके लिए कुछ भी सोचती हो, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी हमेशा आपको पीछे ही धकेलने की कोशिश करेगी, आगे लाने की नहीं। तो आप ये चिंता ना करें, आपने मन में ये ठान लिया है कि नहीं नहीं मुझे बहुत बड़ा करना है। और कहते हैं ना कि हमेशा जो सफलता है शांति से करते जाओ, मेहनत तो सफलता खुद पे खुद शोर मचा देगी। मेहनत और सफलता ऐसी होनी चाहिए कि हमें कभी भी हमारी लड़ाई का, हमारी दुश्मनी का जवाब झगड़ों से या जुबान से नहीं देना, हमें हमारी मेहनत से देना है। हमें इतनी मेहनत करनी होनी चाहिए कि वो लोग भी कहे कि वाह यार क्या बात है, सच में जो विरोध करते हैं वो भी आपके पक्ष में हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कानूनों का समर्थन लिया लोगों ने और अपने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए। दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। ये संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता के से कुछ लेन और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देसी परंपरा में। अब देखो, पश्चिमी आधुनिकता का और जो स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था, दोनों का जब मिलन हुआ तो एक नई व्यवस्था उत्पन्न होती है। और उसमें जो नई व्यवस्था है वो रचनात्मक है, उसमें तो कुछ पश्चिमी भाग है और कुछ थोड़ा बहुत भारतीय है। तो वो ऐसी प्रक्रिया न तो आपको पश्चिम में देखने को मिलती है और न देसी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है, ठीक है। मतलब ऑप्शनल आपको आधुनिकता देखने को मिलेगी। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कुछ बातें भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए, जैसे मैंने हमेशा क्या कहता हूँ कि हर आर्टिकल को उठा करके इंडियनाइजेशन करा गया है, भारतीयकरण उसका करा गया है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहे। तो गैर पश्चिमी जो मुल्क है, ठीक है, लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहे। तो जो उनके ऊपर पश्चिमी आधुनिकता के जो बंधन है, उन बंधनों को भी तोड़ने की कोशिश लोगों ने करी है। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने जो परंपरागत, जो भारतीय जो मूल्य थे उनको भी ध्यान में रखा है, और जो पश्चिम के अच्छे मूल्य थे, जो अच्छी वैल्यूज थी, उनको भी रख करके एक स्वस्थ संविधान, हम कह सकते हैं कि हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को दिया है। जैसे अगर पश्चिमी देशों की बात करें कि जब फ्रांस की क्रांति हुई और उससे ये विचार निकला, समता का विचार निकला, स्वतंत्रता का विचार निकला, बंधुत्व का विचार निकलते हैं, तो वो विचारों को अपनाया गया है। ये संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। तो ये सचेत चयन मतलब अच्छे से एक एक चीज को चूज करने का
उसका परिणाम है हमारा भारत का संविधान, और अनुकूलन का परिणाम है न कि नकल का। मतलब हमारा भारत का संविधान कोई नकल कर करके नहीं बनाया गया है कि हाँ भाई वहां पर ये बात लिखी तो यहाँ पर भी लिख दो, वहां पर ये बात लिखी तो यहाँ पर भी लिख दो। ऐसा नहीं है, हर बात को पढ़ा गया है, बड़ी गहराइयों से पढ़ा गया है और गहराई से पढ़ कर करके उसको सोचा गया है कि क्या भारत में ये चीज लागू हो सकती है और भारत में करनी है तो हम इसको किस प्रकार से लागू करें। हर चीज का एक मध्यस्थता वाला रास्ता निकाल करके ही भारत के संविधान में डाला गया है। भारत की परिस्थितियों के हिसाब से प्रावधान करे गए हैं। तो भारत का संविधान नकल का संविधान नहीं, एक सचेत चयन का संविधान का प्रतीक मान सकते हैं। अब के हनुमंतिया संविधान सभा के वाद विवाद में कुछ विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो है देसी जो हमारे भारत की संस्कृति है उसके कुछ हम चाहते थे कि भारत के संविधान में हो, परंतु यहाँ तो सब कुछ पश्चिमी के हिसाब से चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इस रूप में शिक्षित हुए थे। ये ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक ना था। और बोले ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी संविधान निर्माता है वो सारे इसी रूप से शिक्षित हुए, सब पश्चिमी देशों से अपनी शिक्षा लेकर के आए और संविधान बिल्कुल वैसा है जैसा कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब के हनुमंतिया जी ये कह रहे हैं कि मतलब जो संविधान है वो पूर्ण रूप से विदेशी संविधान है और भारत की संस्कृति का बिल्कुल भी नहीं है। और महात्मा गांधी जी ने जो प्रयास करे थे और जो उनके विश्वास था कि ऐसा ऐसा संविधान भविष्य में होगा, वैसा संविधान बिल्कुल भी नहीं है। ये इनके विचार हैं। इन्होंने जो विचार रखे वो 17 नवंबर 1949 को रखे हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो खंड 11 के पृष्ठ 616 617 पे आपको ये विचार मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सीमाएं या लिमिटेशंस की। इन बातों का ये मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। अभी तक हमने तीनों आलोचनाएं देखी, तो वो तीनों आलोचनाएं कोई बहुत बड़ी आलोचनाएं नहीं, हमने उनको नकार भी दिया कि प्रूफ भी कर दिया कि वो आलोचना नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से बिल्कुल परफेक्ट संविधान है या उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए ये बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं, ऐसी बातें बच जाए जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। तो जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण करा गया है संविधान का, तो हो सकता है कि वो बातें उस समय के हिसाब से जोड़ी गई हो, तो उनके लिए आज पुनरावलोकन करने की जरूरत पड़ जाए, रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाए कि हमें रिव्यू करें और फिर उन स्थितियों को वापस देखें कि भाई ये जो कार्य हैं ये चलते रहने चाहिए या नहीं चलते रहने चाहिए। तो देखिए, इसीलिए तो भारत के संविधान को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों बनाया गया है, जिससे कि जब जब समाज में बदलाव आता है, ठीक है, जब जब समाज में बदलाव आता है तो हम आसानी से उसमें संशोधन कर सके, हम आसानी से उसमें कुछ परिवर्तन कर सके कि भाई समाज में जब भी बदलाव हो और सरकार को, संसद को लगता हो कि परिवर्तन होना चाहिए तो वो कर दे। पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीय करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय एकता है जो नेशनल यूनिटी की है वो काफी केंद्रीकृत करी गई, सेंट्रलाइज्ड करी गई, इस बात को महत्व दिया गया। दूसरा, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। और लिंगगत न्याय, ठीक है, लिंगगत मतलब लिंग के आधार पर जो न्याय होना चाहिए, विशेष करके परिवार से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, अब इन चीजों में मैं जैसे मैं आपको बताऊं, लिंगगत न्याय हो गया या किसी भी आधार के जो न्याय की बात है, भारत का संविधान समता का अधिकार देता है, सबको समानता का अधिकार देता है। और उसके बाद भारत के संविधान ने हर जगह संसद को पावरफुल बनाया है। बच्चों, संसद को पावरफुल बनाया है कि संसद कानून बनाए और कानून के हिसाब से देश को चलाए। संसद को पावरफुल बनाया। अब आप कैसा कानून चाहते हो वो संसद तय करेगी। भाई ये कानून होना चाहिए, ठीक है, भाई लिंग की समानता के लिए लेकर के ये कानून हो, उसके लिए ये कानून हो, उसके लिए कानून तय करने का काम संसद के हाथ में। और संसद में जो नेता बैठे ना, वो आपकी और मेरी मर्जी के नेता है। आपने चुना, मैंने चुना, हमने चुना। मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूं, संविधान ने नींव बिछा दी समता का अधिकार, सबको समानता। अब इस नींव के ऊपर मकान कैसे बनेंगे ये जो तय करेगी, वो कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। और संसद में कौन बैठेगा ये कौन तय करेगा? हम लोग तय करेंगे। हम मतलब जनता तय करेगी। इसलिए अगर जनता जैसा चाहती है, जनता जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। बहुत सी बार मैं देखता हूं लोग कहते हैं भारत के संविधान में तो ये कमी, अरे भाई कमी नहीं है, वो काम संविधान से हो ही नहीं सकता, वो तो कानून प्रक्रिया से, और कानून जो बनाने का काम है वो संसद के पास है। तो काफी लोगों को तो संविधान का काफी कुछ पता ही नहीं है, बस कुछ चीजें उनको कहीं से सुनने में मिल जाती है तो फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो हमें पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे लिंगगत न्याय की बात करी गई है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। भारत के संविधान में समता का अधिकार दे दिया गया है, बाकी फिर कानून बनाने की बात है वो संसद के हाथ में। तीसरी बात,
यहाँ ये बात भी स्पष्ट नहीं हो कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया है। मतलब यहाँ पे ये बात कही गई कि आपने नीति निर्देशक तत्वों में देखा तो वहां पे कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि उन सामाजिक आर्थिक मुद्दों को एक अधिकार बना करके डालना चाहिए था, उनको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। मतलब जहां पे सरकार काम करे तो करे, ना तो ना करे, तो ऐसा क्यों। नोट, हमारा तर्क यह है कि संविधान की यह सीमा इतनी गंभीर नहीं है कि संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा कर दे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ये सीमाएं देखने को मिलती हैं, ये सीमाएं इतनी कोई गंभीर नहीं है। लिंगत न्याय की बात हो या सामाजिक, उसमें क्यों डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये हमारे दर्शन को, संविधान के दर्शन को खतरा नहीं है। और संविधान का दर्शन क्या है, संविधान का दर्शन समानता पर आधारित है, लोकतंत्र पर आधारित है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, इन सब पर आधारित है। हमारा संविधान का दर्शन जापान के संविधान की तरह नहीं है, एक शब्द में शांति का संविधान। हमारा संविधान हर रूप में बेहतर संविधान है, हर प्रकार का दर्शन हमारे संविधान में देखने को मिलता है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। बस जरूरत यह है कि आप निष्पक्ष होकर करके भारत के संविधान को पढ़े, गहराइयों में जाए, और जब आपके मन में डाउट उठे कि यार ये प्रावधान क्यों जोड़ा गया है, ये प्रावधान क्यों जोड़ा गया है, तो फिर आप जो डिबेट्स हुई थी संविधान सभा की, उन डिबेट्स को आप सुने, उनको आप पढ़े, आपको पता चलेगा ये बात क्यों जोड़ी गई है, क्या विशेषता है हमारे संविधान की। जैसे हम बात करते हैं मूल ढांचे की, मूल ढांचा 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद भारत के संविधान से ही आया कि हाँ भाई मूल ढांचे की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद दुनिया के संविधानों में ये बात, हाँ भाई मूल ढांचा होना चाहिए। तो भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधान है, बस जरूरत है आप उसे बेहतर से पढ़ें। मैं कल परसों एक कमेंट देख रहा था, शायद 12th के बच्चे का था, उसने ये मुझसे पूछा था कि सर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, कौन सी किताब ले। बेटा मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो सबसे पहले 11th की ये जो किताब है, इस किताब को पढ़िए, इससे अपना जो आधार है ना, आधार क्लियर करिए। और फिर आपको पढ़नी हो तो आप फिर मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नंबर दिख रहे हैं, और फिर मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर पढ़ना सबको चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, संविधान अति आवश्यक है। और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर और ये पूरी किताब कंप्लीट हो गई। खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको हुई या नहीं, मुझे बड़ा बहुत हुई है कि मैंने एक किताब पूरी कंप्लीट कर दिया। अब हम दूसरी किताब की तरफ मूव करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपके कुछ सजेशंस हो कि सर आर्ट्स के चैनल पे ये चीज़ ऐसा होनी चाहिए, तो वो भी आप मेंशन करें, क्योंकि आपके सजेशंस ही हमारे लिए डायरेक्शंस होते हैं। तो आप वो सजेशंस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबको है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नए लेक्चर में नई किताब के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।